हम एक साथ बैठे होते हैं बट साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ एस्टीम कहाँ से बूस्ट कर रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। मर्डर करना मुझे ज्यादा इजी लगा। सो व्हेन कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। सर, अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, राइट, सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अ डिसीजन। तो अगर ये कहना कि लिव इन गलत है और डायरेक्ट शादी कहना, तो हम डायनेमिक्स के साथ इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। सामने वाला उसको कैसे पढ़ रहा है, कैसे समझ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई ऐसा एंगल जब आप ही कहते हो कि हाँ टेकिंग डाइवोर्स इज बेटर? फिजिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ओके, तो व्हाई नॉट। ये जनरेशन इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, दे आर मोर ओपन टू इट। एंड आई फाइंड देम टू बी वेरी डेडिकेटेड, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। एफर्ट क्या है इनका, ये आपको काम दे देंगे 10 मिनट में, लेकिन दिमाग नहीं यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी है, जस्ट कॉपी पेस्ट करने से चीज़ों काम तो हो जाएगा, आज हो जाएगा, बट कल की लर्निंग बहुत हैम्पर करेगी। एक और बहुत इशू चल रहा है आजकल के स्टूडेंट्स में, एंड दैट इज सुसाइड्स बाय द स्टूडेंट्स, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। बायोलॉजिकली बच्चे डिफरेंट हैं, तो आप किस चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं? एंग्जाइटी आपको कंट्रोल नहीं करती है, आप एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये केस होने से पहले अगर ईशा पुनियानी के पास आता तो आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते थे? Welcome to this episode of the Influencer Talks. I am अतुल माथुर। हम ये देखते हैं कि आज की तो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि कन्फ्यूजन्स भी बहुत हैं। बच्चे जो हैं, जो आजकल के यूथ है, वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आज भी हिचकिचाते हैं। रीजंस बेस्ट नोन टू देम। पेरेंट्स हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या इवन बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। इससे अपनी समस्याएं कुछ बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया ने अपना इम्पैक्ट अलग से डाला है। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे इस एपिसोड में हमने इनवाइट किया है एक बहुत सीनियर साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ईशा एम पुनियानी। ईशा जी, वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू सर। हम बहुत डिटेल में बात करने आगे, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है इस प्रोफेशन में एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट या एज ए क्लिनिकल थेरेपिस्ट, कब से आपने इसको शुरू किया, कैसे इसमें आगे आया? सर, मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए कुछ 15 साल से ज़्यादा। ओके। जिसमें मैंने मास्टर्स है, ग्रेजुएशन मेरी साइकोलॉजी में रही है। उसके बाद क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में मेरा सर्टिफिकेशन है CHI USA से जी। NLP प्रैक्टिशनर हूँ ऑलमोस्ट 15 सालों से। ओके। और अभी रिसेंटली EFT, जिसे हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं, जी। वो भी करा है। ओके। डिफरेंट टेक्निक्स, ताकि हम अपने क्लाइंट्स की बेटर हेल्प कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम एडवांस नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टक होते हैं। सो दैट इज़ वाई कीप अपडेटिंग। सो लॉट ऑफ थेरेपीज, लॉट ऑफ टेक्निक्स। जो यस। लेकिन ये बताइए, जो साइकोलॉजी आपने लिया है, ये शुरू से कुछ ऐसा प्लान था या बाद में एज ए कैरियर आपने इसको बाद में चूज किया? नहीं सर, शुरू से ही था। आफ्टर 12th जो मेरी फर्स्ट ग्रेजुएशन थी, वो मास्टर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी रही है। जी। तो शुरू से ही रहा है। शुरू में थोड़ा टफ था, बट उसके बाद जब से एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जहाँ डिसऑर्डर थेरेपीज को पढ़ना शुरू करा, तब से नेवर लुक बैक। ओके। यस। तो जनरली अब आपके पास कोई अगर क्लाइंट आते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थेरेपी या गाइडेंस, तो आप क्या उनमें देखते हैं, किस तरह से उसको केस को स्टडी करते हैं और आगे बढ़ते हैं? सर देखो, सबसे पहले जो हमारा एक केस हिस्ट्री लेना फॉर्मेट होता है, जहाँ पर हम डिटेल में केस हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि रीज़न क्या है, कब से शुरू हुआ है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, सारे डायनामिक्स को समझ करके फिर हम प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत है या थेरेपीज की, या दोनों साथ साथ चलेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम रही है जी, उसके बेस पे ट्रीटमेंट प्लान रेडी करा जाता है। ओके।
ईशा जी, आज सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल करूंगा वो एक बहुत ही रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट, जिसमें एक केतन अग्रवाल नाम के लड़के को जो है उसका मर्डर हुआ है, जिस पे आजकल बहुत हाइप बना हुआ है। बिल्कुल। उस पे मैं आपके इन जनरल सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप उस पे अपने कमेंट्स करें। ये कौन सा माइंडसेट है कि जहाँ पर जिस लड़की पे ये है बात कि उन्होंने ऐसा अंजाम दिया है इसको, वो ये कहती हैं कि मर्डर करना मुझे ज़्यादा इजी लगा अपनी फैमिली में ये बताने से कि आई डिसलाइक दिस बॉय, आई डिसलाइक और आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, व्हाटएवर। सर, इसके बहुत सारे पहलू हैं जी। सिर्फ एक पहलू के ऊपर देख करके हम इस पे कोई अपनी जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भी जो मीडिया में चल रहा है वो एक सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट ये आया था कि सिया ने कहा था कि मुझे अपनी फैमिली को बताने से इजी लगा कि उस लड़के को मार दिया जाए। राइट। सबसे पहले तो वो अकेली नहीं थी, इसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था, चेतन। जी। ठीक है, तो जो प्लानिंग हुई है वो दोनों ने करी है, Right. एक ने तो करी नहीं है, बट धीरे धीरे प्लानिंग हुई है, ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं रहा है। राइट। लेकिन जैसे आपने पूछा कि फैमिली को बताने से इजी रहा कि मुझे मार देना, जो टफेस्ट डिसीजन है, जी। बट जो इम्पोर्टेंस देने की, समझने की बात है, फैमिली को बताना इतना मुश्किल क्यों था? राइट। जी। फैमिली में कहीं ना कहीं एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, चाहे वो सिया की तरफ से हो कि अगर मैं फैमिली को बताऊंगी Right. तो सोसाइटी मेरे पेरेंट्स की बदनामी करेगी कि रिश्ता टूट गया, जी। या फैमिली ही उसको कहती है कि हम नहीं तोड़ सकते, तो बेटर है इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करा जाए, जो उसको मुश्किल लग रहा होगा। राइट। जी। तो उसको समझा जाए कि कहीं ना कहीं एक फैमिली में और बच्चे में एक कम्युनिकेशन गैप था, सिया में और उसमें, राइट। कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए तो उसको एक्नॉलेज नहीं करा जाएगा। जी। जी। तो इसीलिए इतना बड़ा स्टेप लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इस बात को गहराई से समझें, शायद कम्युनिकेशन ओपन होता और हम एक इंडिविजुअल को के डिसीजन को रिस्पेक्ट, डिग्निटी से सुने, समझें, जी। तो शायद हम इस यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। Basically, you are saying the communication between the parents and the child. इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Right. रूट कॉज है, जड़ है, जब तक उस जड़ को नहीं ख़त्म करा जाएगा। सर, आज के टाइम में ना, आप और हम सब जब बैठते हैं ना, जी। सबके पास अपने अपने फ़ोन होते हैं, बिल्कुल। हम एक साथ बैठे होते हैं, बट साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। Right. हर कोई अपने आप में इंगेज होता है। बिल्कुल। उस इंगेजमेंट को फैमिली में भी देखा जाता है। रात को डिनर टेबल पे इकट्ठे बैठे हैं, बिल्कुल। फादर आए हैं, मदर लेके बैठी हैं, डिनर टेबल पे बैठे हैं हम, लेकिन हो क्या रहा है? राइट। डिस्कशन नहीं है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम्म। और अगर हम अग्री करते हैं कि ठीक है, डिस्कशन हो भी रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी फैमिली में नहीं हो रही है। कुछ फैमिलीज हैं जो इस बिल्कुल प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं जी। और बहुत रिजिडली फॉलो करती हैं कि जब हम बैठेंगे तो फ़ोन सबके साइड होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिलीज में, क्योंकि ये पैंडेमिक के बाद एक चेंज आया है, बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, हाइब्रिड हो गया है, बिल्कुल। ऑनलाइन हो गया है, आप घर से भी काम कर रहे हो, जिसकी कोई एक बाउंड्री नहीं रह गई है। करेक्ट। तो चेंजेस तो हमने देखे हैं ओवर टाइम। जी जी। तो घर पे बैठ कर के अगर हम ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो इंसान अपने आप में अंदर चीज़ें घुटता रहता है या बुनता रहता है। एक इसमें एक छोटा सा एक और भी पहलू सामने आया था। एक लड़का जो है वो हेयर पैच लगाता है, राइट। एंड शी डिड नॉट लाइक इट। तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक्स आज बच्चों में क्यों बन के आ रही हैं, और इस लेवल तक कि उसको मार दिया जाए उस बेस पे? सर देखो, आज से कुछ साल पहले मैं बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में इशू क्या होता था कि फैमिली क्राइसिस है, राइट। फाइनेंशियल क्राइसिस है, लड़का इंडिपेंडेंट नहीं है, या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में इशू है, कंपैटिबिलिटी है। बट आज के टाइम में रिलेशनशिप सिर्फ इन बेसिस पे डिपेंड नहीं करता है। एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। मुझे एक दूसरे से वैलिडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो टाइम चेंज हो गया है। एक कहीं ना कहीं हम, जैसे कि पैच के ऊपर बात आई कि मुझे एक अपीयरेंस को लेकर के भी कंसर्न हो रहा है कि वो इंसान की अपीयरेंस एज पर माई स्टैंडर्ड नहीं है। राइट। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। पहले हम क्या कहते थे, इंसान को देखो, शक्ल तो बदलती रहती है, राइट। अगर उस इंसान की आदतें अच्छी हैं, जी, आपके साथ ढल मन सकता को है, देखो, मन अगर साफ है साफ मन है, अच्छा है तो आपके साथ ढल सकता है, राइट। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है।
बट आज के टाइम में हम, क्योंकि हमें सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, हमें इस फोमो में नहीं रहना है कि सामने वाला दिखा रहा है और मुझे नहीं दिखाना है। राइट। तो मुझे वो अप्रूवल अलग है बच्चों के ऊपर। वो सर इस जनरेशन का प्रेशर ही बिल्कुल अलग है। क्यों है? गाइडेंस कहाँ है? सर गाइडेंस बहुत जगह से, पहले तो अप्रूवल आ रहा है, गाइडेंस तो बहुत बात की बात है। ओके। जो हम अपने सोशल मीडिया पे हर वक्त रह रहे हैं, आज लाइक नहीं आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है कि मैंने एक फोटो डाली थी, मेरे उस फ्रेंड ने लाइक नहीं करी। वैलिडेशन हम कहाँ से ले रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज से। राइट। इंटरनल तो है ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि हम सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ एस्टीम कहाँ से बूस्ट कर रहे हैं? कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितना हमारे को हार्ट्स मिल रहे हैं, वहां से वैलिडेशन आ रही है। करेक्ट। तो बहुत जगह पर चीज़ों को सिंक्रनाइज करने की नीड है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए ही है, हमारे बेटरमेंट के लिए है, बट हमने उसको मिसयूज करना शायद शुरू कर दिया। ओवर यूज कर रहा है उसको। यस। एक और एंगल है इसी इसका कि जो थर्ड कैरेक्टर इसमें है जिसने उसको सपोर्ट किया सिया को, चेतन। बाकी की जो दोनों फैमिलीज हैं, लड़के की फैमिली, केतन की फैमिली इज वेरी वेल टू डू फैमिली, इवन सिया की फैमिली इज डूइंग वेल, लेकिन चेतन की फैमिली जो है, जो मुझे रिपोर्ट्स दिखी हैं, राइट, तो वो इतनी वेल टू डू फैमिली से नहीं है। क्या ये एक एंगल हो सकता है उसकी तरफ से कि भाई he never wanted to lose सिया? सर देखो, हाइपोथेटिकली तो हम कुछ भी ले सकते हैं। राइट। फैक्ट्स हमें नहीं पता है कि उसका रीज़न क्या था, बट अगर आप एक ओवरव्यू देखोगे तो रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि सिया के भाई को पता चला था कि ये रिलेशनशिप में है और सिया के भाई ने मना करा था। राइट। बैकग्राउंड यही बताया गया है कि जितने ये दोनों वेल टू डू फैमिली से थे, उतना वो वेल टू डू फैमिली से नहीं था। इसीलिए भी सिया को हो सकता है कि वो फैमिली को बताने से डर भी रही हो, क्योंकि उस लेवल का मैच नहीं कर रहा। अनदर एंगल सर टू इट कि हम हर एक रिलेशनशिप को किससे मैच कर रहे हैं? स्टेटस से। फिर हमने क्या मिस कर दिया? मे बी इस रिलेशनशिप में है या नहीं है, बट बाकी रिलेशनशिप में होता है जहाँ पर इंसान अच्छा है, बट हम बहुत सारे रिलेशनशिप रिजेक्ट करते हैं ये कह करके कि नहीं, हमारे लेवल का नहीं है, हमारे स्टेटस का नहीं है। यही आती है बात जब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट देना एक दूसरे के डिसीजन को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये केस होने से पहले अगर ईशा पुनियानी के पास आता तो आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते थे? सर देखो, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए बात करते हैं। राइट। जहाँ पेरेंट और बच्चा बैठ कर के ये डिसीजन पे पहुँचते हैं कि कहीं ना कहीं जिस रिलेशनशिप को हमने एंगेजमेंट करी है, रोका करा है, बच्चे उस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में कंफर्टेबल नहीं है। कई बारी फैमिलीज लेकर आती हैं, कई बारी सिर्फ एक कपल लेकर के आता है कि हम एक अरेंज रिलेशनशिप में हैं, हम आगे लेके जाना चाहते हैं बट कंफर्टेबल नहीं है। राइट। तो जब हमारे पास क्लाइंट आता है और ये सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं कि इंसान कंफर्टेबल नहीं है, और बहुत डिटेल में बात करने के बाद इस कहीं ना कहीं म्यूचुअली पेरेंट और बच्चा ये डिसाइड करता है कि अगर सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर से हमें इसको कंटिन्यू करने की नीड नहीं है जी, और अगर लगता है कि सिर्फ एक फाइनेंशियल एंगल है या लुक्स है, तो उसमें डिटेल में बात करके चीज़ों को समझा जाता है जी जी कि बाकी पैरामीटर्स को हमें असेस करने की नीड है। राइट। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ओके कि डिसीजन लेना है, कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते हम। ओके। तो आजकल आप कह रहे हैं कि प्री मैरिज जो एक कंसल्टेशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज। एब्सोल्युटली सर, Okay. एब्सोल्युटली। जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है, राइट। आपने फैमिली के प्रेशर में आकर के, या कई बार आप बोल नहीं पाए कि मुझे इससे नहीं रिश्ता करना है, कि हमें नहीं पता, हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि सही है या गलत है, आपने हाँ कर दी है, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, रोका हो गया है, या आप रिलेशनशिप में उसको आगे ले जाना चाहते हैं जी, बट अनश्योर है, राइट। इज ऑलवेज गुड कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें, राइट। बात करें उस बारे में, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प का लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, आप वीक हैं, राइट। जबकि इंडिया में ये स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा है।
कि अगर हम प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो हम वीक हैं। जबकि आपकी मदद मांगना एक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग साइन को शो करता है दैट यू कैन आस्क फॉर हेल्प एंड यू आर नॉट वीक। बिल्कुल। सो दैट्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट साइन दैट यू कैन आस्क फॉर हेल्प। सो यू आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, एक्चुअली मोर और लेस सभी कुछ में वही एक चीज़ निकल कर आती है, कम्युनिकेशन इज एट द कोर। सो कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर देता है। यस, एंड इट नीड्स टू बी टू वे कम्युनिकेशन। ऑलराइट। टू वे कम्युनिकेशन जब होता है, जब मैं बात कर रही हूँ आप सुन रहे हैं, जब आप कह रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ, दोनों के डिसीजन को रिस्पेक्ट करी जा रही है, हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट की बात नहीं हो रही है, डिस्कशन कर सकते हैं, कोई हमारा मिडवे सॉल्यूशन निकलता है जिसे हम कहते हैं दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो रही है। नॉट इन दिस केस बट अदर सिनेरियोज में हम बहुत सारी जगह पे विन विन सिचुएशन लेकर के एक मिडवे सॉल्यूशन निकालते हैं। सो विन कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स इफ वी कैन हैपन। एक और बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में जो बढ़ता जा रहा है, विच इज डाइवोर्स, जो अगेन मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन एक उसमें भी एक इशू होता है। अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो जब कोविड का जो पीरियड आया था उसमें डाइवोर्सेस बहुत पीक पे पहुंच गए थे, स्पेशली सो विद द मैरिजेस ऑफ 5 years और लेस देन 5 years। वो क्या रीज़न हुआ अचानक? अवेलेबिलिटी? सर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी। 24/7 अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, एक छत के नीचे हैं, आपके बाकी रिसोर्सेज नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमी और खूबी ज़्यादा पता चलने लग गई थी। तो एक दूसरे को टॉलरेट करना, एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करना, अपने लिए स्पेस कम हो जाना, तो उस चीज़ से बढ़ गया था। डायनामिक्स थोड़े से चेंज हुए थे। राइट, एब्सोल्युटली। बट पोस्ट दैट चीज़ें सेटल हो गई हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करेंगे वहाँ से तो ऑफ कोर्स अभी भी कम है, लेकिन कम है। ट्रेंड का बढ़ना, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी के उससे हम देखते हैं, तो पहले ज़माने में नहीं होता था, रहना था। तो डाइवोर्स, डू यू थिंक एट इन सम केसेस इट्स पॉजिटिव टू हैपन? सर अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, राइट, सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अ डिसीजन व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। आपने डिवोर्स लेना है, आप अलग होना चाहते हैं, अगर एक इंसान, दो इंसान एक साथ रहने के लिए नहीं है, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, उसको साथ में रह कर के आप बेटर करने की बजाय ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली के लिए है, चाहे वो अपने लिए, चाहे वो बच्चों के लिए। जी जी, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी सबके ऊपर आ रही है, बट दैट डज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। ट्रू, लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं ना, केसेस बढ़ रहे हैं। सो यंगस्टर्स में तो बहुत हो रहा है, जो न्यूली मैरिड हैं और छोटे छोटे रीजंस आ जाते हैं। शायद आप ही से जिक्र हो रहा था चाय बनाने पे। सर देखो, वो इशू शुरू होता है, वो खत्म हो जाता है। राइट, वो एक इम्पल्सिव डिसीजन आता है, एक थॉट आता है, बट उस पर एग्जीक्यूशन नहीं लिया जाता बहुत सारे केसेस में। वो एक थॉट आता है, ठीक है, लेकिन बढ़ रहे हैं केसेस क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे अलग रीज़न है। जैसे मैंने कहा, डायनामिक्स, हमारे फंडामेंट्स पोस्ट कोविड बढ़ गए हैं। पहले जब आता था, मैंने कहा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, फैमिली क्राइसिस है। आज के टाइम में अगर मेरी और आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है कपल की, तो हमें नहीं रिलेशनशिप रखना है। सिर्फ एक सेक्सुअल फिडिलिटी के ऊपर डाइवोर्स नहीं हो रहा है, मैं आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि वो टॉक्सिसिटी मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। राइट, अवेयरनेस बेटर हो गई है। लेकिन इज दिस ट्रेंड राइट? सर ट्रेंड नहीं कहूँगी मैं, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ले रही है। वो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए थॉट आता है एंड देन वो रिजॉल्व भी हो जाता है। हर कोई केस कोर्ट में जाके, किस तरह के केसेस आते हैं इसमें? सेम सर, शुरू होता है। मेरे पास अगर मैं कहूँ कुछ केसेस आते हैं जहाँ पर 1-2 साल में रिलेशनशिप सेटल नहीं हो रहा है, अरेंज मैरिज है, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को समझने का, और हमें लगता है कि डाइवोर्स लेना ही, अलग होना ही एक सॉल्यूशन है। जबकि अगर हम बात करने बैठते हैं, उसके एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं, टेम्परामेंट को समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि हमें एक रिलेशनशिप में सेटल होने का टाइम देना चाहिए, जो आराम से 1.5-2 साल लग जाता है जब आप एक इंसान के साथ समझ के उसको, और 24 घंटे एक साथ किसी के साथ रहते हैं ना जी, तो एक इंसान को समझने में
टाइम लगता है, वो देना चाहिए। आपने जनरली कैसे, कौन से रीजंस ऐसे देखे हैं जो विच अल्टीमेटली एंडेड विद द डिवोर्स? सर देखो, मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो कन्वर्ट होते हैं डाइवोर्स में, वो होते हैं जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री चल रही है। हस्बैंड बहुत क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज ले रहा है, ओके, जहाँ पर वाइफ बहुत वेल एजुकेटेड है बट बारह पीटा जाता है, समझा नहीं जाता है, स्पेस नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फैमिली क्राइसिस हैं। सो दीज आर द केसेस विच कन्वर्टेड इनटू डाइवोर्स। बाकी केसेस काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल ही अगर इंसान ऑपोजिट है, टेम्परामेंट मैच नहीं करता है, तो उसमें तो बेटर ही होता है। कोई ऐसा एंगल जब आप ही कहते हो कि हाँ टेकिंग डाइवोर्स इज बेटर? सो देखो, एज ए थेरेपिस्ट वी आर नॉट अलाउड कि हम ये कहें कि आपके लिए डाइवोर्स बेटर है। ठीक है, डिसीजन एज अ थेरेपिस्ट हमारा सामने वाले को ये ऑप्शन देना होता है कि आप समझो कि क्या क्या बेनिफिट, प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एंड द डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम द क्लाइंट। ऑलराइट, या यस, सो बाय इन एडवाइजिंग देम कि भाई, यस सर, वो तो सेशन में जब हम बात करते हैं तो हम इसी चीज़ों को समझते हैं डिटेल में कि किन चीज़ों को हमारे को समझने की नीड है और किन चीज़ों में हमारी टॉलरेंस नहीं है। एक और ट्रेंड बढ़ रहा है, दैट इज ग्रे डाइवोर्स, विच इज द डाइवोर्स अबव द एज ऑफ 50 और आफ्टर द मैरिज ऑफ 25-30 ईयर्स। ये क्या है, क्यों रीजन? वेस्टर्न कंट्रीज में होता था लेकिन अब यहाँ भी इसका ट्रेंड है, उसका रीजन जनरली क्या होता है? सर देखो, ट्रेंड हम 2-3 केसेस के बेस पे हम ट्रेंड नहीं कह सकते। ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, डायनामिक्स आ रहे हैं जहाँ पर हम इस बारे में बात करने लग गए हैं, पहले नहीं करते थे। बट वो भी आप उस केसेस में देखोगे जहाँ पर दोनों पार्टनर इंडिपेंडेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। क्योंकि डाइवोर्स ना होने का रीज़न ही यही है कि फीमेल पार्टनर जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती और हम इस रिलेशनशिप को खींचते हैं। ओके, और जहाँ आप देखोगे 50 एंड अबव हैं, जहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो दे आर मोर कैपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, जो पहले नहीं ले पाते थे अगेंस्ट सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर से। अब वो प्रेशर धीरे धीरे वो लोग ले ऑफ करते जा रहे हैं, एंड आई वांट टू हैव माय ओन डिसीजन। ऑलराइट, और इस तरह के केसेस में जो हम ग्रे डाइवोर्स बोल रहे हैं, दे हैव एडल्ट किड्स, उनके माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से, हाउ डू दे टेक इट? सर अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितना अपने बच्चों को तैयार करा है, कितना ये ओपन कम्युनिकेशन रखा है कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, चीज़ें हमने टॉलरेट करी थी कि आप लोग बड़े हो जाओ ताकि हम डिसीजन ले पाए। नाउ वो तो ऑल ऑफ यू आर इंडिपेंडेंट, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। करेक्ट। सो सेल्फ, जैसे एक अडल्ट में एक अवेयरनेस आ रही है कि लेट्स मूव ऑन, यंग जनरेशन में भी अवेयरनेस आ रही है कि अगर रिलेशनशिप एक साथ नहीं चल सकता है, इस टॉक्सिसिटी से, डेली फाइट से, डेली एक डिसएग्रीमेंट से बेटर है कि ये साथ अलग हो जाएं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक माइंड सैनिटी के साथ, एक सैनिटी के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करा जाए। तो हमारी यंग जनरेशन भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। ओके, इस तरह के केसेस लेकिन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। आपने अभी एक पॉइंट रेज किया कि अंडरस्टैंडिंग, एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, जो इट टेक्स टाइम टू कम। लेकिन एक और पॉइंट है कि लिव इन एक ट्रेंड कर रहा है आजकल, हर जगह बहुत ट्रेंड में है, और लिव इन में रहने के बाद भी जब शादी होती है तब भी डाइवोर्स होता है, वो भी ओपन है। उसके रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप 1-2 साल या इवन 4 या 5 साल साथ रह लिए हैं तो आपने अपने आप को इमोशनली अटैच किया या आपने कंपैटिबिलिटी देखी है, उसके बाद फिर डाइवोर्स। सर कंपैटिबिलिटी, जब आप लिव इन में रह रहे हैं, आप दोनों अकेले रह रहे हैं, आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं लिव इन में। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं जब एक कपल अकेले रह रहा होता है जी। पर जब आप रिलेशनशिप से, लिव इन से शादी में आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत चेंज हो जाती हैं, करेक्ट, फैमिलीज़ में आ जाते हैं, तो वहाँ पे डायनामिक्स जब चेंज होते हैं, वहाँ पे डिवोर्स के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करा है एज अ कपल। वी आर इन अ रिलेशनशिप,
जहाँ एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं होती हैं. बट द मोमेंट यू कम इनटू अ रिलेशनशिप यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन. What you are trying to say is कि उसके बाद compatibility issues नहीं है, family issues है. बहुत सारे डायनामिक्स चेंज है क्योंकि अब आपका रोल चेंज हो गया. नाउ यू आर नॉट अ रिलेशनशिप पार्टनर, Right. यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ. यू हैव टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एज अ पेरेंट रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. सो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम इन टू द पिक्चर. Correct. कंपैटिबिलिटी हमने चेक कर ली है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चेक करी थी ना. तो Okay. अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, रोल्स चेंज हो जाते I हैं. understand. आप 4 साल साथ रह रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि फैमिली को मालूम है, लेकिन बट यू अंडरस्टैंड ईच अदर कि आपकी फैमिलीज क्या हैं, रिलेशंस क्या होंगे. आपकी शादी अगर होती है तो उसके बाद आपको एक फैमिली में भी जाके रहना है या अलग भी रहना है, बट रिलेशंस को निभाना है, चाहे वो इन लॉज हैं या जो भी है. तो वहाँ मैं ये 3 साल 4 साल इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हो रहा है ये, हम लोग देख रहे हैं, आसपास होता है, हमारे फ्रेंड्स में भी हुआ है, कई मेरे रिलेशंस में. तो वहाँ पर आप रहे, उनको पता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो मैरिज के बाद कहेंगे कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं चाहिए. सर, अज्यूम करने में और चीज़ों का एक्चुअल करने में बहुत फ़र्क होता है. राइट. जब मैं देख रही हूँ मुझे करना है या देख रहा हूँ कि मुझे ये चेंजेस करने हैं, बट एक्चुअल में उसको करना बहुत डिफरेंस है. राइट. तो जब आप उस रोल में आते हैं, उसको कितना आप इजीली अडाप्ट कर पा रहे हैं, जी. आपकी रेजिलियंस कितनी है, आप चीज़ों को कितना इफेक्टिवली डील कर पा रहे हैं, ट्रू. ऑल दिस मैटर. जब हम डील नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं. कोई ऐसा केस आपके पास आया है कोई? सर देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते तो केस शेयर करना तो राइट नहीं है. नहीं, ऑफ कोर्स नॉट द नेम्स एंड ऑल दैट, बट Right. एक काइंड ऑफ अगर मैं केसेस डिवोर्स की बात करूं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पहले ऐसे केसेस आए हैं, 1-2 साल हमने रिलेशनशिप में रहे हैं, बट हम शादी करने के टाइम पे हमें लगता है ये इंसान हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कर रहा है, समझ नहीं रहा है, फाइनेंशियल के लिए मुझे हर बारी पूछना पड़ता है जो पहले नहीं होता था. अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं तो इंसान चेंज हो गया, आज ये बदल गया है या बदल गई है. तो इन सब एक्सपेक्टेशन से जब फुलफिल नहीं होते हैं, राइट. देन ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है. या तो हम समझें कि ठीक है, जब हम रिलेशनशिप में थे तब एक्सपेक्टेशन दूसरी थी, फ्रीडम थी हम दोनों के पास, Correct. अब चेंज हो गए, कहीं लिमिटेशन है. सो वो एक लिमिटेशन को समझेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं. तो केसेस तो बहुत आते हैं जहाँ पर हम इस एंड तक डिसीजन तक पहुँचते हैं. करेक्ट. करेक्ट. अगेन कम्युनिकेशन इज एन इशू. कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अवेलेबिलिटी, फिजिकल अवेलेबिलिटी. आप फ़ोन पे अवेलेबल हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सामने आते हैं तो आप अपने फ़ोन पे लग जाते हैं, टीवी में देख रहे हैं, हस्बैंड अवेलेबल नहीं है, वाइफ किचन में है, अवेलेबल नहीं है एक दूसरे के लिए. फिर अल्टीमेटली यही फील होता है कि यार शादी से पहले तो जब हम फ़ोन पे बात करते तो अवेलेबल थे, अब नहीं है, बट तब आपके पास दूसरे काम नहीं थे. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लाना, एक मेच्योरिटी लाना रिलेशनशिप. जेन्युइनली आप बिजी हुए हो, लेकिन वो उस पर रिफ्लेक्ट करता है कि Right. सर, अब ये हो गया. अब आपने अवेलेबल नहीं है. तो एक मेच्योरिटी लाना रिलेशनशिप के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है. एज ए थेरेपिस्ट मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, वेदर लिव इन के बाद है या अरेंज मैरिज है, तो शादी को चलाने के लिए फॉर ए लॉन्गर मैरिज, हैप्पी मैरिज लाइफ, क्या आप उनको एडवाइस करेंगे? क्या होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में? सर देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ना आप किसी के लिए परफेक्ट हो. हर किसी की एक्सपेक्टेशन लेवल डिफरेंट होती है. हर किसी का एक टिक जो होता है ना, हमारी शादी लिस्ट के लिए ये टिक होना बहुत ज़रूरी है. आपके सारे क्राइटेरिया मैच करना बहुत मुश्किल होता है. तो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग लाना, एक दूसरे को स्पेस भी देना और समझना, और अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियरली बताना कि मेरे को रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या प्रॉब्लम है. राइट. जहाँ हम ये कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं ना, और एक दूसरे को स्पेस देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में नहीं घुस रहे होते हैं, तो रिलेशनशिप बहुत हद तक सेटल हो जाते हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा डिसीजन लेने से पहले मिलें, बातचीत करें, समझें इंसान को. एक इम्पल्सिव डिसीजन ना लें कि इंसान एक बहुत गुड लुकिंग है, डिसीजन ले लिया जाए कि ठीक है
इंसान को परखा जाए, समझा जाए, थोड़ा सा जी। टाइम व्यतीत करा जाए एक दूसरे के साथ, Right. तब एक क्लियर फर्म डिसीजन लिया जाए, इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं। बिल्कुल, जो आप कह रहे एक सपना होता है एक लड़की का कि सर मुझे राजकुमार ही चाहिए, ये फिजिक होगी, ये घोड़े पे सवार होके आएगा। सर आज की लड़कियों का तो डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं। चेंज हो गए। तो वो सब कुछ एक नॉर्मल लाइफ में वो सब कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। वन हैज टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। एडजस्ट आई वुड नॉट से, क्योंकि आप एडजस्ट थोड़ा टाइम करते हो। करेक्ट। वन हैज टू अंडरस्टैंड। दैट्स इम्पोर्टेंट। यस। एक और बहुत इशू चल रहा है आजकल के स्टूडेंट्स में, एंड दैट इज सुसाइड्स बाय द स्टूडेंट्स, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और बच्चे अच्छे कैरियर के साथ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में आपने कुछ केसेस देखे होंगे, इंजीनियरिंग है, फाइनल ईयर में है, या MBA कर रहे हैं, या स्टडीज़ कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, और वो सुसाइड कर लेते हैं। सर देखो, सुसाइड रेट इंडिया में अगर मैं पिछले 3 साल में बात करूं, 22 में हमारा था 12.4, 23 में है 12.1, 0.1% हमारा डिक्रीज़ हुआ है। नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, NCRB का है, बड़ा है, लेकिन डिक्रीज़ हुआ है। MCRB का ये भी है कि 2013 to 2023 the suicide rose by 64.9% something। Right. उसके बाद हो सकता है जो आप बता रहे हैं डिक्लाइन हुआ हो। चाहे वो 0.1% है, पर 12.1 भी हमारे लिए 12.4 भी कम नहीं है। कम नहीं है जी। ठीक है, तो सुसाइड हो रही है। जी। जो आप कॉलेज का इंसिडेंट आप बता रहे हैं, उसमें रीज़न जो रहा है कि कई बारी जो बुलिंग हो रही होती है, बच्चे बताते नहीं है घर पे, कॉलेज में किसी को नहीं बताते हैं, डील नहीं कर पाते हैं, रेजिलिएंट नहीं है, बाउंस बैक करना नहीं आता, फाइट करना नहीं आता। एक बाउंड्री सेटिंग अगर हम करें, कहीं ना कहीं अगर हमें अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, एक राइट स्टेप लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे ऐसे बच्चों को आप? सर देखो, आपको कुछ रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। जी। रेड फ्लैग्स, चाहे वो आप बच्चा स्कूल में है, चाहे वो कॉलेज में है, बच्चा अकेला रह रहा है, चुप चुप रह रहा है, डरा हुआ रह रहा है, ठीक है, तो ये रेड फ्लैग्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है ये रेड फ्लैग्स हैं, जिसको जो भी आसपास अथॉरिटी है, प्लीज़ रीच आउट फॉर हेल्प। उन बच्चों को हेल्प के लिए पहुंचाएं कि वो किसी ना किसी काउंसलर को रेफ़र करें, क्योंकि आजकल कॉलेज में और स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी है जी। ठीक है, हेल्प के लिए पहुंचाएं, उनके पेरेंट्स से बात करें। बच्चे खुद से अगर ये इस बात को एक्सप्रेस करना सीख जाएं, क्योंकि जो सुसाइड है ना, वो एक इम्पल्सिव डिसीजन है, और अगर हम उस इम्पल्स को डिले कर दें, करेक्ट, सुसाइड रेट बहुत हद तक कम हो जाएगा। ओके। और उसके लिए इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। आप हेल्प मांगने से कमज़ोर नहीं होते हैं। आप Absolutely. हेल्प मांगना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जी जी। इस बात को समझना, एक्सेप्ट करना बहुत चेंज ले आएगा अपने आप में। मेंटल हेल्थ आज भी स्टिग्मा है इंडिया में थोड़ा बहुत। सर चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। जब मुझे 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो चेंज हो रहा है, जी। बट यस अभी भी स्टिग्मा है। स्टिग्मा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का मतलब आजकल लोग ये नहीं लगाते कि मेंटल वेलनेस से नहीं लगाते। राइट। वो मेंटल का मतलब वो पागल तो नहीं हो गया। अगर मैं आज किसी उनके साइकेट्रिस्ट को दिखाता हूँ या, तो लोगों को लगेगा कि मेरा बच्चा पागल है। तो ये पेरेंट्स में भी स्टिग्मा है? सर पेरेंट्स में है, बट चेंज हो रहा है। ओके। पेरेंट्स अब खुद बच्चों को लेकर के आते हैं। इनफैक्ट बच्चे लेकर आते हैं अपने आप को कि मुझे हेल्प चाहिए, और वो पेरेंट्स को भी रेफ़र करते हैं कि हम तो, आपने मुझे तो काउंसिल कर दिया, बट मैं जाऊंगा तो उसी एनवायरनमेंट में ना, तो आप मेरे पेरेंट्स से भी बात कीजिए। तो टाइम चेंज हो रहा है, स्टिग्मा कम हो रहा है, बट यस है। जैसे अभी केस कुछ हुए यहाँ पर, जो कुछ यूनिवर्सिटी के अपना हॉस्टल्स में हुए हैं सुसाइड, उस केस में कैसे आप उसको डील करें कि वहाँ की अथॉरिटीज़ को और एक्टिव होना चाहिए था, बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए जो इस तरह के हैं? सर देखो, बच्चे ना, हमें लगता है कि ना, जो हम बुलिंग कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर आप देखेंगे तो या तो बुलिंग है, या बच्चे जब घर से दूर हैं, होम सिकनेस है, या किसी ड्रग्स में है। ठीक है, देयर आर एक्स फैक्टर ऑल्सो, बट मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न आप देखेंगे कि रीज़न ये है। तो अगर आपको लग रहा है कि बुलिंग के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो
ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ को, चाहे वो स्कूल है कॉलेज है, अथॉरिटी को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होने की नीड है। जी। अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट से ज़्यादा अवेयरनेस लाने की नीड है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सिर्फ जो बुली कर रहा है उसको भी ये काउंसलिंग की नीड है, क्योंकि वो अपनी नीड फुलफिल कर रहा है। जब मुझे सेटिस्फेक्शन, उसको भी जरूरत है काउंसलिंग की। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरी नीड क्या है, जब मैं किसी और जगह पे अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे किसी को तंग करके एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट मिल रहा है। तो अगर मेरे बाकी टेम्परामेंट को, एरियाज को वर्क कर लिया जाए तो मुझे बूस्ट यहाँ से नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। तो अगर मैं इन रूट कॉज लेवल पे वर्क करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें डील कर सकते हैं हम। ईशा जी, आज अब हम बात जिक्र करते हैं जेन जी का। एक बहुत ही पिक्यूलियर जनरेशन है, हम सब मानते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, समझना डिफ़िकल्ट भी है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आप 15 साल से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेन जी में एक स्ट्रेस या एंजाइटी जो है, ये एक इंडिविजुअल नहीं हो के एक मास इशू है, ये आपने कब रियलाइज़ किया होगा अपने पूरे कैरियर के थ्रू में? सर देखो, ये मास प्रॉब्लम नहीं है। जेन जी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जानता है। उसको ये अवेयरनेस है कि अगर मेरे साथ कुछ कंसर्न है तो मुझे एक हेल्प की नीड है, तो वो अपनी नीड्स को राइटली एक्सप्रेस करना सीख गए हैं। राइट। सारे नहीं सीखे हैं, बट काफ़ी हद तक जेन जी, ये जनरेशन, इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, दे आर मोर ओपन टू इट। दे डू नॉट टेक इट एज कि उनको ये स्टिग्मा नहीं लगता है। तो ये कोई ओवर डायग्नोज नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एक मास्क में ले रहे हैं। ओके। ठीक है, इट्स जस्ट दैट दे नो व्हाट दे आर फीलिंग एंड दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें एक इशू है, उनको एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिक। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी? आपने तो बहुत क्लोजली उनको स्टडी किया होगा। क्योंकि मैं, देखिए, मैं भी खुद पढ़ाता हूँ, जेन ज़ीज को पढ़ाता हूँ, और आई फाइंड देम टू बी वेरी क्रिएटिव एंड आई फाइंड देम टू बी वेरी डेडिकेटेड, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। एब्सोल्युटली। जो हम आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले काम करते थे, वो नहीं है उनका। दे हैव देयर, दे वांट टू सम इंडिपेंडेंस। आपने कुछ कहा, हम लोग किसी डायरेक्शन में काम करते थे, गाइडेंस में काम, वो उनमें बिल्कुल नहीं है। वो अंडरस्टैंड बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसको कैसे? सो देखो, चेंजेस तो होंगे ना, जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आएंगे। एब्सोल्युटली। सो पहले की जनरेशन क्या करती थी कि नहीं, कुछ नहीं है, काम करना ही करना है, ये तो हमारा सोल सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो भी हो रहा है हमें टॉक्सिक है तो बर्दाश्त करना है। राइट। आज की जनरेशन उसको वॉइस करना जानती है कि टॉक्सिसिटी हो रही है तो मुझे इसको बर्दाश्त नहीं करना है, मुझे वॉइस करना है। बाउंड्री सेटिंग बहुत अच्छे से आती है इनको। हम लोग, आप और हम अगर बात करें तो अगर काम कर रहे हैं तो रात को भी काम कर रहे हैं, वीकेंड पे भी मेल्स चल रहे हैं। ये जनरेशन पता है अगर वीकेंड है तो मुझे काम नहीं करना है। जी। रेजिलिएंट है, एक्सप्रेस करना आता है, बट इनको अगर सही तरीके से समझा जाए तो दे आर वेरी गुड वर्कर, दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। एब्सोल्युटली। बस एक चीज़ मैं इसमें आपसे और पूछना चाहूँगा, जो मैंने भी नोटिस की है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं है, टाइमली नहीं। जबकि आजकल आप देखें कि उनके पास इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की अवेलेबल है, आप 10 सेकंड में आप कुछ भी कीजिए, गूगल कीजिए, उनके पास आंसर होगा। लेकिन उसके बाद ही मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं। उनको क्या करना है वो सोच के कंफ्यूज रहते हैं, इधर जाना है, ये करना है। ऐसा एक माइंडसेट क्यों हो रहा है आजकल बच्चों को? सर, आज की जनरेशन के पास जितना एक्सपोजर है ना, जितने रिसोर्सेज हैं, वो आपके और हमारे पास नहीं थे। राइट। जितने आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जितना आपके पास एक्सपोजर होगा, उतना आपकी कंफ्यूजन बढ़ती है। जी। सेम इन जेन जी के साथ है कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, राइट। और ये डिसीजन लेना किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये चैलेंज इनके साथ है, क्योंकि एफर्ट क्या है इनका, ये आपको काम दे देंगे 10 मिनट में, लेकिन दिमाग नहीं यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी है, बिल्कुल, एआई है, बहुत सारे अदर टूल्स हैं जहाँ पर आप इनको ये काम करके दे देंगे। करेक्ट। रिसोर्सेज हैं, बट क्या ये रिसोर्सेज वेल रिसर्च्ड हैं? दैट दे विल डोंट नो। राइट। तो इनकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड दैट इज बिकॉज अगर आप ये जनरेशन देखेंगे तो ये कब से आ रही है, ये जो पोस्ट कोविड आया है,
पोस्ट कोविड ज्यादा है जी जी। राइट, क्योंकि जब हमने इनको गैजेट्स दिए शायद वो हम वापस नहीं ले पाए। तो जितना इनके पास गैजेट का एक्सपोजर है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन्होंने डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर डिपेंड रखी है? अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होकर के, राइट, एक गैजेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके वो लैक ऑफ नॉलेज भी आप उसको कह सकते हैं। Knowledge और- नॉलेज बेस होता है किसी, नॉलेज और विजडम में जो फर्क है ना, राइट राइट, एक वो डिसीजन कहीं ना कहीं पर स्लाइटली आप डिफर करेंगे। बट येस, इट्स नॉट विद एवरीवन। इट्स नॉट विद एवरीवन ऑफ कोर्स, यस, विद सम ऑफ देम यस। या शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट मिल जाता है तो उसके लिए, इसीलिए डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है इनके लिए। राइट। क्या एडवाइस करेंगे? सर देखो, टेक्नोलॉजी आपके लिए ही है। टेक्नोलॉजी आपके और मेरे चीज़ों को इजी करने के लिए है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं भाग सकते, उसको एलिमिनेट कर ही नहीं नहीं सकते। कर सकते, बिल्कुल। आज की यंग जनरेशन को ये समझना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होना आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं पे एक हैंडीकैप करेगा, क्योंकि आपने चीज़ों को पढ़ा समझा नहीं है। राइट राइट, तो उसको मिसयूज़ करने की बजाय उसको यूज़ करो, अपनी नॉलेज को, विजडम को थोड़ा सा इन्हांस करें, चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। जस्ट कॉपी पेस्ट करने से चीज़ों काम तो हो जाएगा, आज हो जाएगा, पर कल की लर्निंग बहुत हैम्पर करेगी। राइट। तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन एक पर्सनल ग्रोथ जो है वो एक आपको गेन जो नॉलेज है वो gain करनी ही वो आपके एक्सपीरियंस से, वो आपकी स्टडीज से, वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को करके आती है, बिल्कुल सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नहीं आती है। True. सिर्फ चैट जीपीटी पे अगर आप प्रॉम्प्ट डालेंगे तो नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कुछ बच्चों में इशू होता है, वो है इम्पोस्टर्स सिंड्रोम। ये मैं नहीं कर सकता, ये मैंने देखा है बच्चों में। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस सर। या ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या व्हाई मी? सर इम्पोस्टर सिंड्रोम अगेन आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो क्या हो रहा है? हमने रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढ रहे हैं? व्हाई मी? बाकी लोग तो सोशल मीडिया पे मस्ती मार रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं ही घर बैठा हुआ हूँ, मैं घर बैठी हुई हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे। स्पेशली अगर आप जून में जब सारे लोग घूम रहे हैं, अगर एक फ्रेंड नहीं घूम रहा है तो क्या हो रहा है? मैं ही बैठा हुआ हूँ घर पे, देखो दुनिया घूम रही है, मेरा फ्रेंड यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो हम वैलिडेशन कहाँ से ले रहे हैं? सोशल मीडिया से। तो वो ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इनके पास एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, हर वक्त हाथ में फ़ोन है, 4 घंटे में बैठे हम रील्स देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो इम्पोस्टर आ जाता है कि मैं ही क्यों। एंड देन कम्युनिकेशन होना पेरेंट्स से जी, कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो क्या रीज़न है, करेक्ट। अपने बॉसेस से बात करना, घर के डायनामिक्स को समझना, ओवरऑल आपके आसपास एनवायरनमेंट, सोशल इंटरेक्शन करना, राइट। इन सब चीज़ों से आपके जब रिसोर्सेज खुलते हैं तो आप चीज़ों को डायनामिकली डीपर लेवल पे समझ पाते हैं। Correct. तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम कम आ जाता है क्योंकि आपका लेवल क्या है? जो जा रहे हैं सिर्फ उनसे, जो नहीं जा रहे वो तो हमने देखे ही नहीं ना, Right. क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपैरिजन जो कांस्टेंट हो रहा है राइट राइट, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। ये तो सेल्फ कंपैरिजन हो गया, लेकिन कंपैरिजन आपके टीचर्स भी बहुत करते हैं और पेरेंट्स भी बहुत करते हैं, बच्चों में भी। और फला का बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा ये कर रहा है, वो कितना इम्पैक्ट करता है बच्चों? सो बहुत डीपर लेवल पे इम्पैक्ट करता है। देखो, ये जब हम सेशन लेते हैं एज ए पेरेंटिंग कोच, जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो ये हम लोग हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं कि कंपैरिजन कभी भी 2 अलग चीज़ों में नहीं हो सकता। एक बच्चा दूसरे से जब कंपेयर कर रहे हैं कि वो बच्चा ये कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा। 2 बच्चे अपने आप में इंडिविजुअल हैं, उनके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, उनका घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, करेक्ट। बायोलॉजिकली बच्चे डिफरेंट हैं। तो आप किस चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं? लेकिन हो ही जाता है, बड़े भाई ने ये किया, छोटे ने ये सर किया। तब भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। वही, हाँ, जिस दिन हम ये कंपैरिजन करना दूसरों से करने के बजाय बच्चे की सेल्फ ग्रोथ से करेंगे ना, कि लास्ट टाइम ये था, अब इसको और बेटर करना है, राइट, आपको रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल। ये तो बच्चे को बहुत डीपर लेवल में इम्पैक्ट करता है, चाहे वो टीचर कर रही हो कि क्लास में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इतने बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो,
पेरेंट्स कर रहे हैं कजन से, सिबलिंग से। बिल्कुल। कंपैरिजन हमेशा दो सेम चीज़ में होता है, दो अलग चीज़ों में तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। जिस दिन हम ये कंपैरिजन करना बंद कर देंगे और सेल्फ कंपेयर करेंगे अपनी प्रीवियस ग्रोथ से आज करना उसी है, को या देन इट्स अ कंपैरिजन। वो बच्चे को हेल्दी ग्रोथ करने में, और वो किसी भी फील्ड में, अगर आप पढ़ाई में है तो ठीक है, खेल में अच्छे हैं तो उससे कंपैरिजन, एब्सोल्युटली उसको आपको परस्यू करना है, जो सर, भी जिसका जो इंटरेस्ट है। सचिन तेंदुलकर को आप पढ़ा देते तो क्या होता, फेलियर ही होता। बिल्कुल। तो हर एक बच्चे की अपनी पोटेंशियल है, हमें एज अ पेरेंट उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की नीड है। जिस दिन हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया ना, हम बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। Absolutely. क्योंकि हर एक में स्किल सेट नहीं है, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं है, बिल्कुल। हर कोई धोनी नहीं है, कोई लता मंगेशकर नहीं है। हर एक का अपना पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, और उसको आइडेंटिफाई करके उस पर फोकस करेंगे तो बच्चा अपने आप से हर बारी बेटर करेगा। आप खुद भी एक पढ़ाती हैं, जो प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, इनको स्कूल लेवल से कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, राइट फ्रॉम द कैच देम यंग वाली जो बात होती है, कि क्या कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए? सर देखो, बहुत सारे जो CBSE मॉड्यूल है, बाकी IB मॉड्यूल है, इसमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, Okay. जिसे हम वेलबींग क्लासेस कहते हैं। Alright. जहाँ पे काउंसलर जाकर के बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको बताते हैं कि वेलबींग क्या है। बहुत सारे हमारे जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो स्कूल वर्क कर रहा है, बस एक कंसिस्टेंसी की नीड है। अगर हम ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, करते जाएं, राइट टाइम पे राइट हेल्प ली जाए, टीचर्स अवेयरनेस होती है स्कूल्स में, बस हमारे को ये ना सोचा जाए कि मैं क्यों जाऊं, राइट, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई और करे। जब हम ऑनेस्ट लेना शुरू कर देंगे अपनी भी और अपने आसपास सराउंडिंग की भी, राइट, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। ईशा जी, लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड, सो वन वर्ड आंसर और ए सेंटेंस ऑफ आंसर। सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो क्लिनिकल डिजीज है या बैड हैबिट है? सर सोशल मीडिया डायग्नोसिस नहीं है ये कोई, ओके, इट्स जस्ट अ हैबिट, इट्स एन हैबिट इट्स अ हैबिट जो क्लिनिकली ठीक हो सकती है या इंडिविजुअली भी ठीक हो सकती है? सर डिपेंड करता है। अगर मैं खुद पे वर्क करना चाहती हूँ तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मेरे में अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस है कि ये मेरे पास प्रॉब्लम है, जी, आई कैन श्योरली वर्क। मेरे एनवायरनमेंट, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी, आई कैन वर्क, एंड प्रोवाइडेड आई ऑल्सो वांट टू वर्क। एब्सोल्युटली, दैट्स इंपॉर्टेंट Yes. कि ये आपका पर्सनल हैबिट है। एब्सोल्युटली, क्या एंजाइटी क्योर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बच्चों में आजकल बहुत है, तो क्या वो पर्सनली कुछ उसके लिए कर सकते हैं? सर सबसे इम्पॉर्टेंट है एंग्जाइटी जो है ना, अगर आप उसको हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर तो वो हावी नहीं होगी। ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। एंग्जाइटी आपको कंट्रोल नहीं करती है, आप एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, क्योंकि क्योरेबल है। तो उसके लिए अगर आप जब एंग्जाइटी हो रही है थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, टैपिंग करें, ओके, ठीक है, इन सब चीज़ों से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंग्जाइटी को। ओके, और अगर ज़्यादा बढ़ रही है, आस्क फॉर हेल्प। सो हेल्प। क्या इंडिया में मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा कम होता जा रहा है? एब्सोल्युटली यस, कम हो रहा है, एब्सोल्युटली यस, पहले से बहुत कम है। पीपल आर कमिंग आउट, People are coming up, people are talking about it, and they are open about it now. Obviously, it will take time, राइट, राइट। completely stigma को खत्म करने में, but जी, yes, जी। it is changing. Divorce, sometimes it is the healthiest decision. Yes. What cases? जहाँ पर आपको लगता है बिल्कुल आप कंप्लीट नहीं कर सकते, कंप्लीटली एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते हो, फिजिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा है, Okay. तो why not? Live-in relationship, is it a good idea before marriage? It's absolutely, I would not comment about it. Okay. Individual It's an individual choice. choice. क्या इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा कंट्रोल करते हैं? ऐसा नहीं है सर, ये तो एक बहुत बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है। जनरलाइज स्टेटमेंट है या? ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स अब बच्चों को फ्रीडम देते हैं, डिसीजन लेने की कैपेसिटी देते हैं। अगर आज वो नहीं दे रहे होते, इतनी अच्छी टॉप मोस्ट पोजीशन पे लोग कैसे बैठे होते? Which is good, right? Absolutely. Which is good. थेरेपी, क्या सिर्फ वीक लोग जाते हैं वहाँ? यही तो स्टिग्मा है सर। जो अब बेटर होता जा अब रहा है, better इम्प्रूव हो रहा है। Yes. Is Gen Z the most
anxious generation? Not at all. Okay. No. They know how to talk about it. They know what to ask for. They know how to communicate. They know when to ask for help. Okay. They know it. आजकल know बच्चों में अवेयरनेस आ रही है. Absolutely. क्या सक्सेस और मेंटल हेल्थ एक साथ चल सकते हैं? Yes, why not? How does success impact Mental health. mental health? सर सक्सेस मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करती है. ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को मेंटल हेल्थ इम्पेयर्ड है. आपके पास स्ट्रेस होता है, आप चीज़ों को डील करना सीखते हो. व्हेन आई से सक्सेस एंड मेंटल हेल्थ, व्हेन आई से यस, आई मीन यस, यू कैन बैलेंस योर मेंटल हेल्थ इवन इफ यू आर सक्सेस. ओके, राइट. रिश्तों को बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप या फोन कॉल? फ़ोन कॉल इज़ ऑलवेज बेटर. व्हाट्सएप आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है, इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. सामने वाला उसको कैसे पढ़ रहा है, कैसे समझ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट. इज ऑलवेज गुड. लिव इन या डायरेक्ट मैरिज? साइकोलॉजिकली सेफ्टी किसमें है? साइकोलॉजिकली बताइए. इंडिविजुअल प्रेफरेंस है सर. एब्सोल्युटली इंडिविजुअल प्रेफरेंस है. ओके. जनरेशन जैसे हमारी चेंज हो रही है तो डायनामिक्स भी तो चेंज हो रहे हैं. बिल्कुल. तो अगर ये कहना कि लिव इन गलत है और डायरेक्ट शादी कहना, तो हम डायनामिक्स के साथ इवॉल्व नहीं हो रहे हैं. करेक्ट. राइट. सो इंडिविजुअल चॉइस. पेरेंटिंग स्ट्रिक्ट या फ्रेंडली, विच इज बेटर? ऑब्वियसली फ्रेंडली, बट इट नीड्स टू हैव अ बैलेंस एज वेल. अगर कई बार बच्चों को एक स्ट्रिक्टनेस की भी नीड होती है, जहाँ पे इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ओवर दोनों ही चीज़ें खराब, किसी को भी सर एक्सट्रीम पे जाएंगे तो चीज़ें खराब होती हैं. बैलेंस होना भी ज़रूरी है. अगर मैं आपके एक्सपीरियंस पे पूछूं तो आजकल पेरेंट्स में क्या ज़्यादा नज़र आता है? अगर मैं दिल्ली एनसीआर या टाउन्स की बात करता हूँ, पेरेंट्स आर मोर स्ट्रिक्ट और दे आर मोर फ्रेंडली? सो दे मोर फेयरफुल. fearful. यंग पेरेंट्स की मैं बात करूँ, क्योंकि जितना ट्रेंड हम देख रहे हैं कि अगर हमने बच्चे को कुछ कह दिया तो बच्चा कुछ कर ना ले, बच्चे को नहीं कहना है, मना नहीं करना है. हम फिजिकल पनिशमेंट तो बच्चों को देना ही नहीं चाहते. स्कूल में तो मना है, घर पे भी हम हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, फॉर्म डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं. तभी तो फ़ोन बच्चों को अर्ली स्टेज पे मिला हुआ है. करेक्ट. तो दे मोर फेयरफुल. बच्चों को फोन अर्ली स्टेज पे देना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट सर. क्या एज ग्रुप जनरली होना चाहिए? सर टीनेज से तो पहले कोई है ही नहीं, पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए. टीनेज से पहले? आजकल तो 2 साल का बच्चा भी वो कार्टून देख के खाना खाता है. सर 3rd 4th के बच्चे अगर आप स्कूल में जाएंगे तो उनके पास अपने पर्सनल फोन्स होते हैं. फोन्स हैं. Yes. व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल. एब्सोल्युटली नॉट. बहुत सारी इंडिया कंट्रीज में बाहर बैन हो गया है सोशल मीडिया यूज. आई थिंक इंडिया में भी बहुत जल्दी आ जाना चाहिए. आना चाहिए. एब्सोल्युटली नीडेड है. कैरियर प्रेशर या रिलेशनशिप प्रेशर, जेन ज़ी का को ज्यादा डैमेज कौन कर रहा है? सर डैमेज नहीं कहूँगी मैं, दोनों का अलग प्रेशर है. दोनों का प्रेशर है. दोनों का अलग प्रेशर है. करियर प्रेशर उनको अपने आप से सेटल कैसे करना है, क्योंकि अगेन एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन है. जैसे आपके और हमारी जनरेशन में बहुत इतना प्रेशर नहीं था जो आज की जनरेशन में है. अच्छा परफॉर्म करना है, अप टू डेट रहना है, अप स्किल करना है, जल्दी इंडिपेंडेंट भी होना है. बिल्कुल. सो प्रेशर डिफरेंट है. सो करियर प्रेशर इज डिफरेंट एंड ऑब्वियसली रिलेशनशिप प्रेशर तो है ही है. Yes. बहुत तरह के चलते हैं. अपने फीलिंग्स को लिखकर बताएं या भूलकर बताएं? सो दोनों ही मेथोडोलॉजी वर्क करती है. ओके. कई बार आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिससे आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं. उस केस में लिख करके एटलीस्ट आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. राइट. सो टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल किस सिनेरियो में है. आपके पास अगर कोई है, दोस्त है, कंपेनियन है, इज ऑलवेज गुड टू शेयर. करेक्ट. आपको लाइटर फील होता है, आप बेटर फील करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके उसका सोल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं. बट अगर कोई नहीं है तो अपने तक रखने की बजाय इज ऑलवेज गुड कि आप लिखें, क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को ओवरव्यू करके खुद उसको समझ पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग आती है. जेन ज़ी को एक वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं? जेन ज़ी इज इवॉल्विंग जनरेशन, जो कि चीज़ों के साथ डायनामिकली अपने आप को चेंज कर रही है, अडाप्ट कर रही है. बट देयर आर अदर स्किल्स दैट नीड टू बी लर्न एंड अडाप्ट. कोई एक चीज जो इंडियन पेरेंट्स को आज से चेंज करनी चाहिए? इंडियन पेरेंट्स को चेंज करनी चाहिए हैबिट्स में. इंडियन पेरेंट्स को आज के टाइम में सर
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नीड टू अडेप्ट, बच्चों को फ़ोन का एक्सेस तब दिया जाए जब ज़रूरत हो, फर्स्ट। सेकेंड, जब आप बैठ रहे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं तो बच्चों के साथ आई कांटेक्ट करके उनके साथ बात की जाए। सिर्फ ये नहीं पूछा जाए कि आज दिन कैसा था, स्कूल में क्या करा और ऑफिस में क्या करा। एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि घर पे आने का फील हो बच्चों को कि हम घर जा रहे हैं। ये डर ना लगे कि घर जा रहे हैं हम ये पूछेंगे क्या करा था, किसके साथ था, क्या करा। नहीं, आई लाइक दैट टर्मिनोलॉजी कि घर आए तो फील हो कि मैं घर आया हूँ, वेलकम फील हो, वेलकम फील हो। कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बाहर हुआ, बट आई एम सेफर हियर। यस, एक सेफ प्लेस बच्चे को फील कराना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सिमिलरली टीचर्स को अगर कुछ करना हो चेंज, तो वो क्या करें? टीचर को सर डायनामिक्स वहीं आ जाते हैं, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करा जाए, कंपैरिजन ना करा जाए। हर एक बच्चा डायनामिकली पर्सनालिटी में फ़र्क है, उसको उसके टेम्परामेंट समझे जाएं और उस साइड में उस बच्चे का इंटरेस्ट इंक्लाइन करके उसकी कहीं ना कहीं टीचर का ये रोल होता है कि उस बच्चे को उस साइड में एक मोटिवेट करा जाए, किया जाए, ताकि उसका जो स्किल सेट है वो बेस्ट निकल के आ सके। आजकल मैं देख रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स में कुछ बड़े बड़े एक 15-15, 20-20 तो आपके सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में 50 बच्चे हैं। टीचर्स को भी तो स्ट्रेस होता होगा। बिल्कुल होता है सर, एंजाइटी भी होती होगी। एब्सोल्युटली। और सर पहले के ज़माने में ना लोगों को, लड़कियों को कहा जाता था कि आप टीचर बन जाओ, टाइम कम लगता है, हाफ डे जॉब है। आज के टाइम में वो हाफ डे जॉब नहीं है। बिल्कुल। कोविड ने चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। जी जी। आपको जब पहले छुट्टी होती थी वो छुट्टी होती थी, आज वो छुट्टी नहीं है, आज वो ऑनलाइन है। आपको स्कूल आवर्स के बाद पेरेंट्स से कनेक्ट करना है, बहुत सारी कम्युनिकेशन रखनी है, तो उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डिफरेंट है और हाई भी है। बिल्कुल, फॉर श्योर। पहले कहा जाता है कि बैंक की नौकरी और टीचर की इजीएस्ट होती है, या नाउ द डायनामिक्स दोनों ही बहुत चेंज हो गए, बहुत चेंज हो गई है। एक मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए कोई एक ऐसा काम जो रोज आप करती हैं? जो मैं रोज करती हूँ, मैं अपने आप को दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर देती हूँ। ओके। जो मेरा मी टाइम होता है। ओके। चाहे वो मैं गाने सुन रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ जी, मैं ड्राइव कर रही हूँ, माई मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और उस मी टाइम में कोई और नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन, और उसी मी टाइम में एक इंट्रोस्पेक्शन करना, कि दिन कैसा रहा और क्या करने की नीड है जी, कुछ चेंज करना है। दैट इंट्रोस्पेक्शन हेल्प्स अ लॉट। हाउ डज इट हेल्प? सर अपने आप को ये समझने में कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे और क्या करना है, या कुछ करना भी है, या मैं एक ऐसे स्टेबल लाइफ चाहती हूँ। सो लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन टेक्स प्लेस। ओके। लोग क्या सोचेंगे, इसकी कितनी जगह होनी चाहिए हमारी जिंदगी में? सर इसको तो मूवी में बहुत अच्छे से समझाया गया था जी, MBBS में, मुन्ना भाई MBBS में उसके फादर ने बहुत अच्छे से एक लाइन समझाई थी, लोगों का काम है कहना। तो जो लोग कहेंगे अगर वो भी हम सोचें तो लोग क्या सोचेंगे। तो अगर उस बात को ना ही सोचा जाए तो बेहतर होगा। आप एक मैसेज आज के स्टूडेंट्स को, आज के यंगस्टर्स को एज ए साइकोलॉजिस्ट, कि अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बना के रखें? सर देखो, बच्चे हमारे, यंग जनरेशन जो है ना, ये हमारी आने वाली कल की पीढ़ी है, ठीक है। इनको जितना आप समझेंगे और समझाएंगे बेहतर होगा। उनको वो सेफ स्पेस क्रिएट करवाना जी, कि आप जहाँ पर भी हो, आप स्कूल में हो, आप घर पे हो, आप सेफ हो, राइट। और आप उस सेफ्टी के लिए आप पूछ सकते हो। जहाँ बच्चा सेफ है वहाँ बच्चा कंफर्टेबल है, वहाँ बच्चा कभी भी ना अपने आप की चीज़ों को छुपाएगा नहीं। सेफ इन द सेंस फिजिकली मेंटली दोनों। तो बच्चा अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए मैं क्या चाहता हूँ, राइट। वो क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो चाहे पेरेंट करें, वो चाहे स्कूल करे, वो टीचर करे, उसके फ्रेंड्स करें, हमें एक दूसरे को सेफ फील कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये फील कराना कि हम अपने दिल की बात कह सकते हैं।
और दिल की बात कहने से मैं कमज़ोर नहीं होता या कमज़ोर नहीं होती। और जहाँ मुझे ट्रबल है, आई कैन आस्क फॉर हेल्प। और आस्क फॉर हेल्प डज नॉट मीन कि आप हमेशा एक काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को पूछ रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपने दोस्त से भी कह सकता हूँ, अपने माँ बाप से भी कह सकता हूँ, अपने टीचर से बात कर सकती हूँ। अपने अंदर रख करके हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट किसी बड़े एक वाइज उन्होंने कहा है इंसान ने कि रोना और आंसू आना कमज़ोरी नहीं है, ये आपको स्ट्रेंथ दिखाता है। आपने अपना जो भी फ्लो था वो निकाल दिया एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो रोना भी कमज़ोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना जेंट्स को, मैन को रोने नहीं दिया जाता। हाँ, वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता। माएँ बच्चे, छोटे बच्चे रोते हैं, लड़के रोते हैं तो कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। एब्सोल्युटली जी। तो अगर हम लड़कों को रोते हुए देखते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। राइट। लेकिन जबकि नीड्स तो दोनों की सेम है। बिल्कुल। तो हमें उनको रोने देना चाहिए और रोने से मन हल्का होता है। राइट। 50% काम वहीं हो जाता है जब आप रो देते हैं। जी जी। बाकी आप जब आप हल्के हो जाते हैं, आप बात करते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है, आप एक्सप्रेस करने के लिए ओवरवेलमिंग नहीं होते हैं। बिल्कुल। True. तो ऑब्वियसली क्राइंग हेल्प इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए हेल्प करता है। और इस कॉन्टेक्स्ट को बंद कर देना चाहिए कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। बिल्कुल। बॉयज़ को भी दर्द होता है, वो भी फील करते हैं। बिल्कुल एक मदर को, पेरेंट को, फादर को ये बंद कर देना चाहिए स्टेटमेंट कहना कि क्या है, क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो रो रहे हैं, उनकी नीड है, लेट देम एक्सप्रेस। थैंक यू ईशा जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग। आज आपने देखा ईशा पुनियानी जी को, और जो उन्होंने बातें बताई हैं जो आज के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, और आज के पेरेंट्स के लिए, कि एक कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल पर पेरेंट्स में, टीचर्स में और बच्चों में होना चाहिए, विच विल मेक देम लेस एंशियस, लेस स्ट्रेसफुल and show them the path of progress. Keep watching the Influencer Talks.